हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लूसिड एकेडमी ऐप पर। और मैं एमएस बघेल लेके आया हूं आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन इंग्लिश का, जिसमें आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेंगी। ज़्यादातर बच्चों के लिए दिक्कत होती है कि वो यूट्यूब पर कभी भी कोई भी चीज़ें देखते हैं तो क्या होती है, सीक्वेंस में नहीं होती सारी चीज़ें। यहाँ पर जो भी चीज़ें होगी वो एक सीक्वेंस में होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी, और जो भी चीज़ होगी वो कंप्लीट होगी। यानी यहाँ पर आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 2 से आपको समझ जाएगा, और सेलेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ये आप जब थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि हर जब भी कोई टीचर कराता है तो यही चीज़ें बोलता है कि ये यही चीज़ें होती हैं, पर नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अब ज़्यादा नहीं। ए सीरी जनरली मैं अभी आपको कराने वाला हूँ ईडियम्स। क्या कराने वाला हूँ? ईडियम्स। ये देखिए, ईडियम्स कराने वाला हूं। अब मैं यहां पर ईडियम्स कैसे कराने वाला हूं कि मैंने ए पर स्टार्ट होने वाले सारे ईडियम्स ले लिए, बी पर स्टार्ट होने वाले सारे ईडियम्स ले लिए, सी पर स्टार्ट होने वाले सारे ईडियम्स ले लिए। तो इससे क्या होगा ना, कंप्लीट ईडियम्स आपको मिल जाएगा। और वो भी ऐसे हर ईडियम्स को मैंने लिया है ना, उसके मैंने जैसे एग्जाम में आता है ना 4 ऑप्शन बेसिस पर पूछा जाता है, वैसे ही मैंने ले रखा है। इससे आपके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके बारे में वो हमें याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं भाई, अपनी क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ईडियम्स। देखो, ऐसे तो हर कोई जानता है ईडियम्स क्या है। ईडियम्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉज क्या है, इसको मैं बताऊंगा लास्ट में। कब बताऊंगा? लास्ट में। अभी मैं शुरू करता हूं। चलो इसकी प्लीज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट में मैं इन सारे सब चीजों के बारे में बता देता हूं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो ईडियम्स होता है ना, वो होता है मुहावरे। क्या होते हैं? मुहावरे। मुहावरे चाहे पंजाबी में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, मुहावरों को मुहावरे बोला जाता है। ठीक है। अब एक और चीज इसमें, जो फ्रेजेस क्या है, तो ये फ्रेजेस होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसे फ्रेजेस कहते हैं। क्लॉज क्या है? क्लॉज होता है सेंटेंस का ही पार्ट होता है। सेंटेंस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, क्लॉज में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अभी ब्रीफली आप इतना समझ लीजिएगा, संक्षिप्त में आप इतना समझ लीजिएगा। ठीक है। अब पहले मैं इसे सॉल्व कराता हूं, फिर लास्ट में मैं इनके बारे में तो पूरी तरीके से डिटेल में आपको समझाता हूं। ठीक है, चलते हैं। देखो, हमारे पास लिखा हुआ है, पहला हमारा इडियम्स है अ बिग ड्रॉ। क्या लिखा हुआ है? अ बिग ड्रॉ। इसकी अगर मैं बात करूं तो अ बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर ए बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, तो आप प्लीज जल्दी से आंसर लगाइए कौन सा वाला होगा। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, आंसर लगा लिया होगा, नहीं तो आप इसको पॉज करके आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि एटलीस्ट ए बिग ड्रॉ है क्या। तो यहां पर मैंने एक लाइन खींचनी है। मैंने एक लाइन खींचनी है, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, ये लाइन खींच दी और एक इतनी सी लाइन खींच दी। तो आपको बताओ, इसमें से आपकी नजर इस पे पड़ रही है कि इस पर पड़ रही है? ओब्वियसली उस पर पड़ रही है। जैसे आपको पता है अभी आईपीएल चल रहा है। क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है। तो टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, पर मोस्टली लोग क्या देख रहे हैं? आईपीएल देख रहे हैं। तो उनके लिए जो आईपीएल बना हुआ, वो क्या बना हुआ? अ बिग ड्रॉ। एक और चीज, मान लो यहां पर सलमान खान आ जाए या कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप क्या करोगे? आपकी नजर बार बार उसी पर जाएगी। क्लियर है ना? मेरी भी जाएगी भाई, मेरे पसंदीदा व्यक्ति आएगा तो मेरी भी जाएगी। कहने का मतलब होता है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ, ड्रॉ माने होती है लाइन, कहने का मतलब है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब यह है कि उस पर सबकी नजर जाए, वो बन जाए आपके क्या? आकर्षण का केंद्र। हिंदी में बोले तो आकर्षण का केंद्र। क्या होता है? आकर्षण का केंद्र। और इंग्लिश में बोले तो होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ भी हो सकता है जिस पर सबकी नजर जाए। तो अ बिग ड्रॉ का मतलब होता है, क्या होगा भाई? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। समझ में आया? अब बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? आकर्षण का केंद्र। चलते हैं अगले वाले सेक्शन पर आते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन लिखा हुआ है। इसमें से आप लोग आंसर लगाइए कौन सा वाला होगा। तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं। आपने एक वर्ड सुना है, इसमें लिखा हुआ है फिस्टेड। क्या लिखा हुआ है? फिस्टेड। फिस्टेड का एग्जैक्ट मतलब होता है, इसको बोलते हैं फिस्टेड। जो मुट्ठी बंद है ना, उसे फिस्टेड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फिस्टेड का मतलब क्या होता है? मुट्ठी बंद। फिस्टेड को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, अगर वो मैं बता दूंगा तो आप इसका सरप्राइज खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं समझाता हूँ। समझना, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड, फिस्टेड का मतलब होता है जिसकी मुट्ठी बंद हो। मुट्ठी बंद किसकी है? मेरे दो बच्चे हैं मान लीजिएगा, है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा। मेरे दो बच्चे हैं मान लो,
तो मैं दोनों को क्या देता हूं, पॉकेट मनी देता हूं। एक बच्चे का हाथ मेरा खुला है यानी वो बहुत पैसे खर्च करता है, एक बच्चे का हाथ मेरा कैसा है, बंद है, यानी वो पैसे नहीं खर्च करता, क्योंकि वो क्या है, कंजूस। तो कहने का मतलब होता है, फिस्टेड का मतलब भी वही होता है। तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी वो व्यक्ति जिसकी मुट्ठी बंद हो, यानी वो पैसे नहीं खर्च करता। तो एग्जैक्टली इसका मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस। अगर मैं कंजूस को आपको समझाऊं यहां पर, तो फिस्टेड का मतलब समझ में आया, मुट्ठी बंद। अब आपको पता है कंजूस को हम लोग इंग्लिश में समझते हैं। आपने सुना होगा वर्ड माइजरली, तो सबने सुना होगा माइजर। क्या सुना होगा, माइजर। माइजर माने भी क्या होता है, कंजूस। इसका सिनोनियम्स होता है निगार्ड। क्या होता है, निगार्ड। निगार्ड माने भी क्या होता है, कंजूस होता है। फिर एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं, जनरली आप लोग बोलते हो इकोनॉमिकल, और एक वर्ड होता है इकोनॉमिक। दो वर्ड होते हैं। अभी इनका क्या मतलब है ये आप बताओगे, मैं समझा रहा हूं, फिर आपको मुझे बताना है कौन सा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई कौन सा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा हमारे देश की, मैं बोलता ना देश की आर्थिक स्थिति, तो बताइएगा कंडीशन ऑफ इंडिया। क्या लिख रहा हूं मैं, कंडीशन ऑफ इंडिया। तो बताइए कैसी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन, दोनों में से क्या आएगा? आप बताइए भाई जल्दी से, दोनों में से क्या आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन, पूछना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियसली कुछ लोग इकोनॉमिकल बोल रहे होंगे, कुछ लोग इकोनॉमिक बोलेंगे। भाई इकोनॉमिक मीन्स होता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स या रिलेटेड टू इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी कंडीशन ऑफ इंडिया होगा, ना कि इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब भी होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस। तो आपको समझ में आया, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर, निगार्ड या इकोनॉमिकल। इन तीनों का मतलब सेम है। माइजर और निगार्ड ऐसे कंजूस होते हैं, इनके पास पैसा तो होता है पर ये पैसा खर्च नहीं करते। इकोनॉमिकल जो होता है ये क्या करता है, ये पैसे समझ सोच के खर्च करता है। कैसे खर्च करता है, समझ सोच के। तो ये भी कंजूस है पर ये जहां जरूरत है वहीं पैसे खर्च करता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं और वर्ड बताऊं इसका, तो बहुत इसका अगर एंटोनियम्स बताऊं तो प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, जो मैं आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की शीट में कराऊंगा। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, एक निगार्डली पर्सन, तो आंसर कौन सा होगा, एवेरिसियस माने होता है लालची। क्या होता है भाई, ग्रीडी। एवेरिसियस माने क्या होता है, ग्रीडी, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं लालची। क्या बोलते हैं, लालची। निगार्डली पर्सन, निगार्ड माने मैंने बताया ना कंजूस। निगार्ड नाउन है, निगार्ड का एडजेक्टिव होता है निगार्डली। क्या होता है, निगार्डली। इसीलिए ए निगार्डली पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। तो ये इसका आंसर हो गया। ए सैड पर्सन दुखी आदमी, ए नाइस पर्सन एक अच्छा आदमी ना, इसका आंसर ये हो गया। चलें आगे, अगले वाले पर आते हैं। ए फ्लैश इन द पैन, क्या लिखा हुआ है, ए फ्लैश इन द पैन। ये एक इडियम्स है, इसका आपको आंसर लगाना है जब तक मैं इसमें से जो वर्ड्स को समझाता हूँ। आपने पढ़ा होगा हमारे पास एक तो होता है फ्लैश, ये होता है एक फ्लैश, हमारे पास स्पेलिंग ये होती है, और एक फ्लैश, एक स्पेलिंग ये होती है फ्लश। फ्लैश, फ्लैश, फ्लश ये होती है। तो इसमें कौन सा दे रखा है भाई, हमारे पास FLASH वाला दे रखा है। कौन सा दे रखा है, FLASH वाला दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस इडियम्स का आंसर कौन सा है। आप लगाइए, मैं इसे समझाता हूँ। तो सुनो, फ्लैश का मतलब होता है ये वाला, हर किसी के मोबाइल में लाइट होती है, फ्लैश लाइट होती है। तो वो क्या करता है भाई, फ्लैश का मतलब समझ में आ गया, फ्लैश का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। क्या होती है, लाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब हो गया लाइट, लाइट। ये वाला जो फ्लैश है ये हो गया फ्रेश मीट, ताजा मांस। क्या होता है, ताजा मांस, फ्रेश मीट होता है। ये क्या होता है, मीट, ताजा मांस। और ये वाला क्या होता है, फ्लश। फ्लश का मतलब होता है ड्रेन करना। क्या करना, ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है बहाना। बहाना का मतलब ये नहीं, बहाना बनाने वाला नहीं, बहा देने वाला बहाना, वो वाला, ठीक है ना। बहा देना पानी में, ये चीज बहा दिया होता है ना, ये बाथरूम वाला फ्लश है। समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा है, ए फ्लैश इन द पेन। पेन का मतलब होता है बर्तन। क्या होता है, बर्तन। और जो पेन की स्पेलिंग होती है वो PEN होती है, और यहाँ पर PAN है, ठीक है। इसका मतलब होता है बर्तन। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पर ए फ्लैश इन द पेन यानी बर्तन के मतलब इस बर्तन का मतलब, कहने का मतलब ये है, आप कभी DJ पर गए होंगे डांस करने के लिए, या फिर आपने कभी देखा होगा कोई स्टेज पर लाइट पड़ती है। क्या पड़ती है, लाइट। और वो जिस बंदे पर पड़ती है उसे एकदम क्या, चमका देती है। पर जैसी वो लाइट हटती है वो बंदा जैसे था वैसे ही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो जो लाइट है ना, ये सक्सेस की लाइट है। तो कहने का मतलब ये है, ए फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है, समझना,
फ्लैश का मतलब होता है लाइट, और ये जिस व्यक्ति पर पड़ती है कम समय के लिए पड़ती है, पर जब भी वो पड़ती है तो क्या हो जाता है, चमक जाता है। तो ये सफलता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट टाइम सक्सेस, यानी वो सफलता जो कम समय के लिए रहती है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है क्षणिक सफलता, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो बोलते हैं शॉर्ट टाइम सक्सेस। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा होगा, शॉर्ट मैन, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट स्टोरी ना, इस शॉर्ट टाइम सक्सेस, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट टाइम सक्सेस। ठीक है, ये हो जाएगा शॉर्ट टाइम सक्सेस। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसी के बाद अगला वाला। तो बताइए ये फ्लैश इन द पेन का मतलब समझ में आया, क्या होती है, फ्लैश लाइट जो पेन के समान, पेन बर्तन के समान है, वो क्या पड़ती है, कम समय के लिए पड़ती है, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम सक्सेस। अगले वाले पर आते हैं, बून टू पिक। क्या लिखा हुआ है, बून। आपको पता होगा ना, मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, बोन होता है और एक हमारे पास वर्ड होता है बून। क्या होता है, बून। इस वून का मतलब होता है वरदान। क्या होता है, वरदान। अब वरदान नहीं पता तो आपने वर्ड सुना होगा ब्लैश, और वर्ड होता है ब्लिश। क्या होता है, ब्लैश और ब्लिश। तो यहां पर इस ब्लिश का मतलब तो होता है खुशी। क्या होता है, खुशी यहां पर। और इस ब्लैश का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। तो एक बोन भी एक तरीके का क्या होता है, आशीर्वादी होता है, वरदान होता है। ठीक है, अब बोन माने तो सबको पता है हड्डी होती है। क्या होती है, हड्डी होती है। बोन माने क्या होती है, हड्डी। तो यहां पर ए बोन टू पिक, तो इसको मैं समझाता हूं कैसे। दो बंदे हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, तो दो बंदे रेस्टोरेंट में गए और मटन चिकन बिल्कुल खाते हैं वो दबा के। अब उन्होंने मटन ऑर्डर किया, प्लीज मैं केवल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने मटन ऑर्डर किया। मटन जब ऑर्डर किया, वही मटन मांस ऑर्डर किया उन्होंने, तो एक बंदे को भूख ज्यादा थी, दोनों को भूख लग रही थी। एक ने क्या किया, सीधे उसमें ऐसे उठा के एकदम मुंह में रख लिया, तो उसके मुंह में क्या आ गई, हड्डी, और हड्डी उसके दांतों में बीच में आ गई। तो जब दांतों के बीच में हड्डी आ गई तो उसको क्या हुआ, दर्द हुआ। जब उसने खाया तो उसने दर्द हुआ ना, तो उसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, हड्डी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई ना, उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो जो बगल में बंदा बैठा हुआ था वो समझ गया, उसने पहले क्या किया, बोन मतलब हड्डी को पिक कर लिया, यानी हड्डी को पहले निकाल दिया, फिर आगे फिर उसने खाया। तो उसने जो प्रॉब्लम थी उसे क्या कर लिया, हटा दिया, यानी सॉल्व कर दिया। तो ये बोन टू पिक का मतलब होता है टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्या को हल करना। तो कहने का मतलब है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम सोल्यूशन, टू मेक वन लाफ, या यहाँ पर टू मेक वन लाफ का मतलब होता है किसी को हंसाना, या टू गेट मनी, मनी पाना, नन ऑफ दिस कहने का मतलब होता है किसी कठिन समस्या का हल ढूंढना, कहलाता है बोन टू पिक, समस्या को हल करना। क्या कहलाता है, ए बोन टू पिक। समझ में आ गया, क्या मतलब होता है, किसी समस्या या कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना। ठीक है, चलते हैं। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ए चिल टू द हर्ट। चिल वही वाला सुना है ना, जनरली गाना सुनते हो जस्ट चिल चिल, पर वहां पर आपको जब गाना सुनते होंगे तो सुनाई देता होगा जस्ट चैऊ चैऊ क्या सुनाई देता होगा, जस्ट चैऊ चैऊ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना अंग्रेजों का, वो हमारे से थोड़ा सा अलग होता है। जितने क्लियरिटी के साथ हम अब बोल सकते हैं, उतनी क्लियरिटी के साथ वो नहीं बोल सकते। जितनी भी स्पेलिंग्स बनती है उनके अकॉर्डिंग बनती है, क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग बुलवाओगे उनसे राम, तो वो राम नहीं बोलेंगे, उनके मुंह से निकलेगा रमा। क्या निकलेगा, रामा। तो प्लीज ये भी, इसके ऊपर भी वीडियोस है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इस इंग्लिश को भी समझाऊंगा। तो प्लीज आपको मैं जो भी चीजें मिलेंगी फ्री में कंप्लीटली मिलेंगी, पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको यूट्यूब पर। ठीक है, और बाकी जो चीजें रहेंगी वो हमारे लूसिड एकेडमी ऐप पर रहेंगी। लूसिड एकेडमी ऐप पर उसमें भी बहुत ही कम चार्जेस पर आपको चीजें प्रोवाइड होने वाली हैं। चलते हैं। ये चिल, चिल का मतलब होता है ठंडक। क्या होता है, ठंडक। टू हर्ट, हर्ट में क्या है, ठंडक बैठ गई। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, समझिएगा। एक बच्चा था, बहुत ही शरारती था, बहुत ही शरारती, बहुत ज्यादा उधम उधम मचाता रहता था। अब क्या हुआ, उसके स्कूल की तरफ से है ना पिकनिक पर गया। वो कहाँ गया, पिकनिक पर। जब वो पिकनिक पर गया तो वो जो स्कूल वाले थे ना, उसको लेके गए थे हिस्टोरिकल प्लेसेस, नहीं होते हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दिखाने, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को दिखाने के लिए। तो वो भी जाता है, वो पता क्या है, पता नहीं कहाँ पर इमारत में, किसी पुरानी इमारत में कहीं चला गया था अंदर। जब से वहां से लौट के आया है ना, तो
एकदम डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता है, एकदम बिल्कुल ना तो आप किसी से कुछ बोलता, डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में चिल बैठ गया है। चिल का मतलब ठंड बैठ गई, ठंड बैठ गई तो वो क्या कपता है, कपते का मतलब क्या, डरता है। तो कहने का मतलब है चिल टू द फियर का मतलब होता है डरना, टू फील फियर या फिर फियरिंग, डरना। कहने का मतलब है इंजॉइंग नहीं होगा, डांसिंग नहीं होगा, क्लैपिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, डरना, डरना। ठीक है ना, डर से कांपना या डरना, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फियरिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले वाले पर। तो ए चिल टू द हर्ट, दिल में ठंडक बैठ गई, ठंडक बैठ गई मतलब कप रहा है, कप रहा है मतलब डर रहा है, याद हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अगले वाले पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म, थंडर माने होता है आपको पता है बर्फीला, क्या होता है भाई, बर्फीला। और स्टॉर्म माने क्या होता है, तूफान, बर्फीला तूफान। आपको याद हो गया अवेंजर्स वाली मूवी में द थंडर स्टॉर्म, है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये थंडर माने हो गया बर्फीला, स्टॉर्म माने तूफान। तो डक अगर बर्फीले तूफान में जाएगी तो मजे में रहेगी कि प्रॉब्लम में होगी, तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी इन ट्रबल, यानी किस में होना, समस्या में होना, समस्या में पड़ना। टू बी इन द पार्टी नहीं होगा, टू बी इन द फ्लड, फ्लड माने होता है आपको पता है, फ्लड माने होता है बाढ़, क्या होता है, बाढ़, बाढ़ में होना, टू बी इन द स्टॉर्म, या फिर किस में होना, तूफान में होना ना। अगर इसका मतलब होता है कि समस्या में पड़ना, कठिनाइयों में पड़ना, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया होगा, डक इन ए थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, समस्या में पड़ना, बहुत कठिन समस्या में होना या पड़ना। चलते हैं नेक्स्ट, अगले वाले पर आते हैं। एक गुड हैंड, एक गुड हैंड का मतलब क्या है, एक अच्छा हाथ, यानी मेरे पास अच्छा हाथ है, आपके पास क्या खराब हाथ है। इसका मतलब ये है एक बंदे के पास अच्छा हाथ का मतलब क्या है, उसके एक हाथ में आर्ट है, कला है, उस माहिर है। कहने का मतलब है उसके पास कोई स्किल है। तो आप लोग स्किल और टैलेंट में फर्क तो जानते हो, स्किल और टैलेंट वर्सेस टैलेंट। अगर मैं टैलेंट की बात करूं, वो चीजें जो हमारे बर्थ से, हमारे जन्म से हमारे ब्लड के अंदर आती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टैलेंट। और जो हम अपनी मेहनत से तैयार करते हैं जिस स्किल को, वो जो भी हम लोग आर्ट्स को, वो क्या कहलाती है, स्किल। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा है जो बचपन से ही क्या करता है, बचपन से ही बहुत तेज दौड़ता है, बहुत, उसने कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग ली, कहीं भी ट्रेनिंग ली, पर वो बचपन से बहुत तेज दौड़ता है ना। और एक बच्चा है जो बचपन में तो चल भी नहीं पाता था, अब क्या है, उसने धीरे धीरे क्या हुआ, एक हमने जो एथलीट्स का जो कैंप है वहाँ पर भेजा, और वहाँ पर एक कोच थे उसके, जिन्होंने उसको क्या किया, स्पीडली दौड़ना सिखाया, टेक्निक, उसको ट्रिक सिखाई कैसे कैसे दौड़ सकते हैं। उसने बहुत सारी क्या ट्रिकी चीज़ें बताई कि जिससे क्या हो सकता है कि वो कम मतलब और लोगों से तेज कैसे दौड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आना चाहिए। तो जो दूसरा बंदा है जिसने क्या किया, पहले चल भी नहीं पाता था पर अब वो तेज दौड़ता है, उसे किसी ने तेज दौड़ने के तरीके बताए कैसे दौड़ना है। तो जो पहला वाला बंदा है वो क्या है, बिना उसने किसी से नहीं सीखा, तो उसके अंदर टैलेंट है। और जो दूसरा बंदा है जिसने क्या किया, चीज़ों को सीखा, तो उसे उसके अंदर जो चीज़ें आई दौड़ना, वो क्या हुआ भाई, स्किल हुई। तो भैया सीधा सीधी भाषा में समझते हैं, जो हमारे बर्थ से हमारे ब्लड में होती हैं उसे बोलते हैं टैलेंट, और जो अपनी मेहनत से तैयार करते हैं उसे बोलते हैं स्किल। फालतू में ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना। चलते हैं, अब स्किल क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि स्किल में हम लोग ऐड करते हैं फुल को। क्या ऐड करते हैं, फुल को। तो आपको पता है जब दो एल किसी में डबल होते हैं, यानी दो डबल स्पेलिंग मतलब डबल लेटर्स दोनों में आ रहे होते हैं, तो एक सिंगल हो जाता है। खासकर फुल तो किसी में भी ऐड होगा तो सिंगल ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्किलफुल। क्या हो जाएगा, स्किलफुल। और स्किलफुल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माहिर। क्या बोलते हैं, माहिर, या फिर कुशल। क्या बोलते हैं, कुशल। अगर आपको कुशल नहीं पता तो इसको बोलते हैं दक्ष। क्या बोलते हैं, दक्ष। दक्ष भी नहीं पता तो इसको बोलते हैं निपुण। क्या बोलते हैं, निपुण। तो स्किलफुल का मतलब होता है माहिर, कुशल, दक्ष, निपुण होता है, इतना सबको पता है। अब यहाँ पर एक गुड हैंड का मतलब भी है इसके पास अच्छा हाथ है, यानी उसके पास एक स्किल है। जब उसके पास एक स्किल होगी तो वो क्या होगा, निपुण व्यक्ति, यानी स्किलफुल होगा। क्या होगा, स्किलफुल। ठीक है, अब स्किलफुल के सिनोनियम्स आपको बताऊं तो स्किलफुल का एक सिनोनियम्स होता है डेक्स्टरस। क्या होता है, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का मतलब भी यही होता है, क्या होता है, कुशल, दक्ष, माहिर। डेक्स्टर वर्ड होता है राइट हैंड।
और राइट जिसके के पास राइट हैंड है मतलब जिससे वो काम करता है। तो कुल मिला के आपको याद रखना डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, निपुण, दक्ष, माहिर, इतना पता है। फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा एड्रॉइट, क्या सुना होगा, एड्रॉइट। एड्रॉइट की अगर मैं बात करूं तो एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये बोलने की कला में माहिर होता है, ये किसी को भी अपनी बातों से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये भी माहिर होता है, पर किस में माहिर होता है, बोलने में। डेक्स्टर्स हो गया। फिर आपने सुना होगा वर्ड आता है हमारे पास अडेप्ट, क्या आता है, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए इनमें क्या फर्क है। इस अडेप्ट का, अडॉप्ट का मतलब तो होता है किसी को अपनाना, क्या करना, अपनाना, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं एक्सेप्ट करना, क्या करना, एक्सेप्ट करना। इस अडेप्ट का मतलब होता है इसका, यही होता है कुशल, क्या होता है, माहिर। तो इसका मतलब भी यही होता है, क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है एडीएप, अडेप्ट। और ये वाला जो अडेप्ट होता है कि किसी को क्या करना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। कहने का मतलब होता है जिस माहौल में जाए उस माहौल में अपने आप को ढालना। तो इसका मतलब ढालना तो होता है, जिसे मैं इंग्लिश में बोलता हूं टू मेक फेवरेबल, क्या होता है, टू मेक फेवरेबल। इतना आपको समझ में आया। तो आपको समझ में आना चाहिए एक गुड हैंड का मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल को डेक्स्टर्स भी बोलते हैं, एड्रॉइड भी बोलते हैं और अडेप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। फुलिश माने मूर्ख, मोरोन माने क्या होता है, मोरोन माने भी फुलिश होता है, क्या होता है, फुलिश, क्या होता है, मूर्ख। यानी इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोरोन को क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, फुलिश का सिनोनिम्स मोरोन होता है। कॉर्टस क्या होता है भाई, कॉर्टस बहुत अच्छा वोकैब है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। कॉर्टस का मतलब होता है, यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्टस दे रखा है, इसका मतलब होता है somebody is a courteous person, यानी जनरस। अब बोलेंगे किसी को जनरस नहीं पता होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ जनरस क्या होता है, कॉर्टस क्या होता है। एक व्यक्ति है जो बहुत ही क्या है, जेंटल है, बहुत ही दयालु है। तो ऐसे दयालु व्यक्ति को, उदार व्यक्ति को हम लोग कॉर्टस बोलते हैं। तो इसे आप दूसरे शब्दों में दयालु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दयालु। भाई हिंदी मेरी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि हिंदी थोड़ा सा, इसलिए प्लीज आप मैनेज करिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉर्टस माने क्या होता है, दयालु। तो आपको समझ में आ गया एक गुड हैंड का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस होता है। ठीक है, अब अगले वाले सेक्शंस पर आते हैं हम लोग। आप लोग बताइए अगले वाले में क्या आएगा भाई, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर जो मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर आता है ए सी चेंज। इस सी चेंज को भाई ज्यादा हम लोग, इस सी चेंज का मतलब क्या होता है, समुद्र का बदलाव, समुद्र का बदलना। कहने का मतलब होता है समुद्र के समान बदलाव। तो समुद्र के समान अगर बदलाव होगा, सी के समान अगर चेंजिंग होगी तो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो उसको बोलते हैं अ बिग चेंजिंग, बहुत बड़ा बदलाव। तो इसका मतलब होता है अ बिग चेंज। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अ बिग चेंजिंग। चेंजिंग टाइम नहीं होता। वॉन्डरिंग का मतलब होता है ट्रैम्प करना, क्या करना, ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, खाना बदोशी, अगर आपको सुना हो तो, खाना बदोशी। बोलेंगे खाना बदोशी क्या है, देखो जनरली मेरा जो बिलोंग है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आपने देखा होगा या आपके रोड वोड पर कहीं पर भी लोहे के औजार बनाने वाले बंदे मिल जाएंगे, जो क्या एक बैलगाड़ी टाइप की होगी, वो कभी आज यहाँ तो कल वहाँ। तो आपको पता है जनरली उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो लोग थे ना, उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक उनका राज्य उन्हें वापस नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे जिंदगी घूमते रहेंगे। हालांकि सरकार उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, सरकार उनको बोल रही है कि भाई आप आइए, और उनको तो बहुत सपोर्ट कर रही है, फिर भी वो क्या है, अपना ये काम नहीं छोड़ रहे हैं। आज यहाँ कल वहाँ, वो जिंदगी अपनी घुमक्कड़ की तरह बिता रहे हैं। तो जो घुमक्कड़ की तरह एक जगह रुकते नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे करके घूमते रहते हैं, उन्हें घुमक्कड़ या खाना बदोश बोलते हैं। तो और उनका ये जो चलना होता है, इसे बोलते हैं खाना बदोशी करना। तो समझ में आया ना। तो ट्रैम्प हो या वॉन्डरिंग हो, इनका मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ भी करना, यानी आज इस जगह कल उस जगह, तो उसको बोलते हैं वॉन्डरिंग करना या ट्रैम्प करना। ठीक है, इतना समझ में आता है। नन तो इसका आपको पता है आंसर कौन सा हो गया, बिग चेंज। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, अगले वाले पर आते हैं। क्या लिखा है, इस सौर पॉइंट विद। आपको देखिए कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको एक समझा देता हूं। हमारे पास एक तो सौर की स्पेलिंग ये होती है, एक यो होती है,
और एक हमारे पास यहाँ पर क्या होती है जो उसमें दे रखी है सौर होती है। अब इसको मैं रिलेट करके नेक्स्ट पेज पर रिलेट करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक पेज ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ? एक पेज ऐड करता हूँ। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर हमारे पास क्या स्पेलिंग होती है, एक तो ये होती है, एक हमारे पास ये होती है, और एक हमारे पास ये होती है। तो मैं इसको समझा देता हूँ। ये जो सौर दे रखा है इसका मतलब होता है टू फ्लाई, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना, दोनों होता है। ठीक है, इस सौर का मतलब तो पता है, लड़कियों को तो जरूर पता होगा, क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद हमारे पास ये जो सौर आता है इसको मैं समझाता हूं। तो सुनिए, आपने एक वर्ड सुना होगा ये वाला, मैं रिलेट करके बताता हूँ चीज़ों को, क्लियर है? तो इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, यानी इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो विंड पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं? वाइंड। जब इसे विंड पढ़ते हैं तब ये नाउन होता है, जब इसे वाइंड पढ़ते हैं तब ये वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसे विंड पढ़ते हैं तब इसका मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा। जब इसे वाइंड पढ़ते हैं तब इसका मतलब, पहला मतलब होता है लपेटना। क्या होता है? लपेटना। मान लीजिएगा आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? लपेट रहे हैं। दूसरा इसका मतलब होता है, लपेटने के अलावा इसका दूसरा मतलब होता है चाबी लगाना। बोलते हैं ना वाइंड द की, चाबी लगाना। तीसरा इसका मतलब होता है यहीं पर हवा का चलना। क्या होता है? हवा का चलना, ये मतलब होता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं वाइंड का बताऊं तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वाउंड। इतना आपको समझ में आ गया? यानी वाइंड, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, विंड और वाइंड। जब इसे वाइंड बोलेंगे तब ये वर्ब होती है, और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? वैसे किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, पर मेनली हम लोग इनको यूज करते हैं। वाइंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड। यूज करने का मतलब क्या होता है? जो चौथी होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, और जो पांचवी होती है उसमें ऐसे ही यस लगता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ऐसे हो जाती है। अब यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझिएगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और वर्ड होता है वाउंड। क्या होता है? वाउंड। तो वाउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। बोला सर इतनी रामायण क्यों बता रहे हो? उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि हमें तो वोकैब पढ़नी है, वोकैब पर डिस्कशन करना है, जिससे हमारी वोकैब क्या हो जाए? इजीली लर्न हो जाए, हमको बस इतना करना है। तो वाउंड होता है, तो वाउंड जब नाउन होता है तब इसका मतलब होता है घाव या चोट। क्या होता है? घाव या चोट। पर जब ये वर्ब होता है तो क्या होता है? चोट लगना, चोट लगना, ये होता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? वाउंडेड होती है। और इसका मतलब एक होता है फफोला भी होता है। क्या होता है? फफोला। ये फफोला क्या होता है भाई? आपको पता है, आप जल गए हो। क्या होता है? जल गए हो, और जलने की वजह से आपके यहाँ फफोला निकल आया, फलक निकल आया। तो कहने का मतलब होता है, सौर का मतलब पहला होता है फफोला। क्या होता है? फफोला। और दूसरा मतलब सौर का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। और झगड़े को हम लोग बोलते हैं क्वेरल। क्या बोलते हैं? क्वेरल। इतना। तो सौर का मतलब क्या होता है? झगड़ा, या फिर क्या होता है? फफोला। ठीक है, इतना मैंने रिलेट करके बताया। फिर आप लोग जानते हो एक वर्ड होता है हमारे पास हील, और एक वर्ड होता है हील। इस हील का मतलब तो होता है एड़ी। क्या होता है भाई? एड़ी। और इस हील का मतलब होता है घाव, चोट का ठीक होना। चोट का ठीक होना क्या होला कहलाता है? हील कहलाता है। अब यहीं से अगर मैं बात करूं यहां से, तो मैंने रिलेट किया सौर का मतलब क्या होता है? झगड़ा या फिर फफोला। ठीक है, मैंने यहां से रिलेट करके आपको वोकैब बताई। अब आते हैं अपने वाले वोकैब पर। तो सौर का मतलब, इस सौर पॉइंट विद, इसको मैं समझाता हूं तो आपको ये समझ में आ गया। इसका मतलब उड़ना, और इसका मतलब खट्टा, और नीचे वाले का मतलब झगड़ा या फफोला। इतना समझ में आ गया? अब समझते हैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये सौर पॉइंट विद का मतलब क्या है? दो बूजर्ड हैं, दो बूजर्ड मतलब समझ ही रहे होंगे, दो शराबी। दो बूजर्ड हैं, दो शराबी हैं। यहां से क्या करते हैं? वो एक बोतल लेके आते हैं, खम्मा, खम्मा समझते हो ना? दारू की बोतल लेके आते हैं ना भाई, लेके आते हैं। और आपने देखा होगा, जब भी कभी भी दो जो बूजर्ड जब दारू की बोतल लेके आते हैं ना, जब खम्मा लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक इतना बोलेंगे तू मेरा भाई है भाई, इतना क्लोज, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या करना शुरू किया? शराब पीना शुरू किया। अब धीरे धीरे शराब तो होने लगी है खत्म, और इनको चढ़ने लगी है। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से शराब हो गई खत्म। अब ये दूसरे से बात कर रहे हैं, इसने इससे कुछ कह दिया,
तो इसकी बात लगी इसको बुरी, तो इसने भी इससे कुछ कह दिया। यहां से इन दोनों में बहस शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? बहस। अब बहस होते 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 इनमें दोनों में क्या हो गई? फाइटिंग हो गई। और आपने देखा है ना, शराबी लोग कभी भी, शराबी कभी देखा शराबी को बहुत ज्यादा चढ़ गया, घूंसा मार रहा है ऐसा करके, घूंसे के साथ खुद ही चला गया है देखा होगा ना, नोटिस किया होगा आपने। खैर छोड़ो, हम लोग को क्या है, तो मैंने बताया ना, यहां से इन दोनों में, यानी ये यहाँ पर भी डिस्कशन चल रहा था, और यहाँ से इसने कुछ कहा, फिर इसने कुछ कह दिया, और यहाँ से क्या हो गई? फाइटिंग शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है, इस सार पॉइंट विद का मतलब वार्त या अपनी डिस्कशन का वो पॉइंट जहां से लड़ाई शुरू हो जाए, तो इसका मतलब होता है फाइटिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। समझ में आया? फाइटिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। टू डिस्कशन क्या लिखा है यहाँ पर? डिस्कस विद समवन, या आर्ग्यूइंग पॉइंट, या वर्किंग प्लेस, या लाफिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आर्ग्यू पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्ग्यू पॉइंट हो जाएगा। बट इसका मैं एग्जैक्ट मतलब बता रहा हूं। आर्ग्यू पॉइंट का मतलब होता है डिस्कशन करना। इसको, इसका मैं आप मतलब आप यहां से लिख लीजिएगा, बातचीत का वह टाइम या वह समय जहां से लड़ाई शुरू हो जाए। तो क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ फाइटिंग इन डिस्कशन। यानी फाइटिंग का वो, यानी फाइटिंग का पॉइंट किसमें भाई? डिस्कशन में फाइटिंग का वो पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? अवसर पॉइंट विद। समझ में आया? यानी वार्तालाप का वह समय जब क्या शुरू हो जाए? लड़ाई शुरू हो जाए। इतना समझ में आता है। अब आते हैं अगले वाले पर, नेक्स्ट। यहां पर ए हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन एक वॉरियर था। क्या था? हरक्यूलियन एक वॉरियर था। तो टास्क का मतलब होता है काम। हरक्यूलियन एक ऐसा वॉरियर था जो डिफिकल्ट टास्क लेता था, रिस्की टास्क लेता था, जिसमें जोखिम हो, जिसमें खतरा हो। तो इसका मतलब होता है रिस्की टास्क, या फिर डिफिकल्ट टास्क, ऐसे करके एग्जाम में आएगा, या फिर एडवेंचरफुल टास्क, या फिर डेंजरस टास्क। तो कहने का मतलब है बिग टास्क नहीं होगा, इजी टास्क नहीं होगा, यूजफुल टास्क नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? रिस्की टास्क। वो टास्क का मतलब काम होता है। अच्छा, वर्क और टास्क में क्या फर्क होता है? टास्क वो होता है जिसे हमें कंप्लीट करने का ड्यूरेशन दे रखा होता है, भाई ये इतने समय में करना ही करना है, ठीक है। और जब अगर मैं बात करूं वर्क का मतलब होता है काम, केवल काम, कोई एक लिमिटेड समय में, और कुछ उसमें चेंजेस के साथ जब किसी काम को करते हैं तो उसे टास्क बोलते हैं, ठीक है। वैसे टास्क ही सिनोनिम्स है वर्क का। तो मैंने आपको क्या समझाया? ए रिस्की टास्क का मतलब डिफिकल्ट टास्क, तो इसका मतलब होता है हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? रिस्की टास्क। क्योंकि हरक्यूलियन एक वॉरियर यानी एक योद्धा था जो कैसे टास्क लेता था? बहुत ही डिफिकल्ट। अब आपको यहाँ पर ये हमारे पूरे 10 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, इसी में पेज ऐड करके अपनी तरफ से मैं ये समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ये ईडियम्स वगैरह ये हैं क्या, इनको समझते हैं। तो आपको पता है स्टार्टिंग में जब भी मैं ये शुरू करता हूं तो मैंने आपको शुरुआत की होगी ABCD से। तो बताया था ABCD जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट्स नहीं बोलते, अल्फाबेट्स वर्ड ही नहीं होता। अगर आप अल्फाबेट्स लगा दोगे तो उसका कुछ और मतलब होगा। यानी ए से लेकर के जेड तक का ये जो ग्रुप है ये कहलाता है अल्फाबेट। क्या कहलाता है? अल्फाबेट। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो ए है ना वो अल्फाबेट नहीं है, वो लेटर है। क्या है? लेटर। तो ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर का जो ग्रुप होता है उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इतना समझ में आता है? तो कहने का मतलब यह है किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। तो आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेटर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। और फिर आपको पता है शब्द को मिलाते हैं तो फिर क्या बनता है? तो फ्रेज भी बनता है, क्लॉज भी बनता है, फ्रेज भी बनता है, क्लॉज बनता है, सेंटेंस बनता है, ये बनते हैं। अब हम लोग समझते हैं जनरली फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है। देखो, वर्ड तभी कहलाएगा जब उसका कोई मीन्स निकलेगा। वर्ड कब कहलाएगा? जब उसका पर्टिकुलर कोई मीन्स निकलेगा। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आपने कभी भी दो वर्ड्स को किसी भी तरीके से, या तो आपने उन्हें कंजक्शन के साथ लिखा हो या फिर बिना कंजक्शन के साथ लिखा हो, यानी कई सारे वर्ड्स को दो या दो से अधिक वर्ड्स को एक साथ में लिखना कहलाता है फ्रेज। क्या कहलाता है? फ्रेज। जैसे राम एंड श्याम क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। क्या हो गया? फ्रेज।
तो फ्रेज, अब इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि दो वर्ड को एक साथ लिखना फ्रेज कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं, अब क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें क्लॉज में क्या होता है, क्लास लिख गया है, क्लॉज वर्ड होगा। क्लॉज में क्या जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। और इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस और क्लॉज में फर्क क्या होता है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, पर सेंटेंस में क्या रहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, वर्ब भी होती है, और यहां पर कुछ ना कुछ होगा। कहने का मतलब यह है, क्लॉज और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब तो चाहिए, पर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के साथ इंफॉर्मेशन कंप्लीट देने वाला वर्ड होगा, जबकि क्लॉज में ऐसा नहीं होगा। अब मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम लिखा, तो राम एंड श्याम क्या हो गया, एक फ्रेज है, इसमें वर्ब तो है नहीं। अब मैंने यहां पर लिखा मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, तो ये क्या है, मैं जाता हूं है, आप इसे सेंटेंस ही बोलेंगे, पर जनरली ये क्लॉज है। बोले हम लोग जब किसी को पढ़ाते हैं ना, तो क्लॉज और सेंटेंस को एक ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक ही बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे को डिफिकल्टीज होगी समझने में, इसीलिए। तो यहां पर मैं जाता हूं, अब मैं कहां जाता हूं, क्यों जाता हूं, किस लिए जाता हूं, नहीं क्लियर ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो ये इसे आप सेंटेंस से बेटर आप इसे क्या बोलिएगा, क्लॉज। पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई गो टू आगरा, क्या लिखा भाई, आई गो टू आगरा, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस। क्योंकि इसमें अब जरूरत नहीं है मैं अदर और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की। तो वो सेंटेंस जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो सेंटेंस कहलाता है, जिसमें इनकम्प्लीट होती है वो क्लॉज कहलाता है। दोनों में सब्जेक्ट वर्ब आती है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास ईडियम्स क्या होता है, समझते हैं। ईडियम्स होता है मुहावरा। क्या होता है, मुहावरा। फिर एक और वर्ड आपने सुना होगा, प्रोवर्ब। क्या सुना होगा, प्रोवर्ब आपने सुना होगा। प्रोवर्ब जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में ऑक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सियम। इसी को बोलते हैं कहावत। क्या बोलते हैं, कहावतें। तो कहावत जो होती है वो एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, कहावत। जबकि जो इडियम्स होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसमें कुछ भी करके चेंज किया जा सकता है, वो फ्रेज होता है। तो आपको समझ में आया, इसलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखा जाता है, वहां पर क्या बोलते हैं। और मुहावरे जो होते हैं ना, उनका मतलब कुछ और ही निकलता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे, और फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरे नंबर पर प्रोवर्ब क्या होती है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि मुहावरों में हम लोग लिखते समय बदलाव कर सकते हैं। तो इसी के बाद हमारा ये पूरा सिक्वेंस चल रहा है इडियम्स का। आप लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलने वाले हैं। ऐसे करके अभी आज 10 कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में 20, फिर 20 के हिसाब से करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, सुनना है, और जरूरत पड़े तो आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आप अदर सेक्शंस में प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर कहीं भी इडियम्स नहीं आएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।